नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 30 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने फिर से गजा के ऊपर हमला कर दिया है और इस हमले में इजराइल के ऊपर भी पलटवार हुआ है। तो क्या जंग फिर से शुरू हो गई है और अगर हो गई हो तो इसके क्या रिजल्ट होंगे, इसके बारे में अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि 4 से 6 दिन पहले इजराइल के ऊपर यानी इजराइल की आर्मी के ऊपर जो हमला हुआ था राफा के अंदर, क्या उस हमले का हमास से कोई संबंध था, हमास ने इसको लेके कौन सा बड़ा बयान दिया है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसके बारे में भी ट्रंप ने एक ऐसी बात बोली है जो आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। और साथ ही अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ईरान ने एक नया खेल किया है और इस खेल का पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान ने एक बहुत अजीबोगरीब झूठ बोला था और हमारे देश के कई सारे लोगों ने उस झूठ को सच भी मान लिया था, लेकिन आज वो झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया है और पाकिस्तान एक तरह से पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। तो ये कौन सी बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से आप यकीन मानिए कि आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आई है ये इस समय गजा के अंदर से आई है। दरअसल कल रात में इजराइल ने फिर से गजा के ऊपर हैवी एयर स्ट्राइक की है और अभी तक इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है सच बताऊं तो इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, चूंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उसी दौरान फिल्टर्ड होके खबर आई है। चूंकि देखिए, एक तो र्यूमर वाली खबरें होती हैं, उसको दिखाना कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी होगी। खबरें जब कंफर्म हो जाए तभी दिखाई चाहिए। तो फिल्टर्ड होके खबर आई है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है बेतलहिया में। गजा का एक इलाका है जिसका नाम बेतलहिया है, इस बेतलहिया इलाके में हमला किया है। और इससे पहले सबसे अजीब अपडेट ये थी कि इजराइल के अंदर भी सायरन बजे हैं। ये सायरन कहां बजे हैं? किरत सलोम में। किरत सलोम में सायरन बजने का मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल के ऊपर भी हमला हुआ है। अब इसको लेके इजराइल ने एक अजीबोगरीब नौटंकी की। इजराइल का कहना है कि सायरन तो बजे लेकिन ये सायरन गलती से बज गए, फॉल्स इंडिकेशन था, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जो खतरा नहीं था लेकिन हमने उसको खतरे की तरह डिटेक्ट किया और इस वजह से सायरन बज गए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या इतना अरबों खरबों का आयरन डोम अचानक से गलती से सायरन बजा देगा? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, ये सायरन बजे हैं, किरत सलोम में कुछ ना कुछ हुआ है। अभी ये रिपोर्ट ज़्यादा खुल के नहीं आई है लेकिन यकीन मानिए 1 या 2 घंटे आप रुकिए, कंफर्म आ जाएगा कि किरत सलोम में किसने हमला किया। अब रही बात आईडीएफ ने जो आज एयर स्ट्राइक की, उससे पहले क्या हुआ जो अभी मैंने आपको कहा कि बताऊंगा वो आप जान लो। दरअसल 8 दिन पहले राफा के अंदर इजराइल के कई सारे सैनिक मारे गए थे। उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, मोर्टार फायर किए गए थे और उसमें फिर कुछ स्नाइपर थे, उन्होंने भी टारगेट किया था और लगभग 2 सैनिकों को मार दिया था। एक बुरी तरह इंजर्ड था और बाकी 10-12 मैदान छोड़ के भाग गए थे। उसको लेके इजराइल ने फिर बवाल काटा और कहा कि देखो हमारे ऊपर हमास ने हमला किया और ये सीज फायर का सीधा सीधा वायलेशन है। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो भाई पूरी दुनिया को लगा, सच बताओ तो मुझे भी लगा कि भाई जब सीज फायर हो गया है, तमाम चीजें स्मूथली चल रही हैं, तो अचानक से हमास को क्या सूझ पड़ी थी कि भाई चलो हमला कर लो। मुझे भी पर्सनली ये बात लगी जरूर थी। अब मैं भी वेट कर रहा था कि हमास इस पे क्या बोलता है। शुरुआत में हमास ने डिनाई कर दिया, उसने कहा कि हमने कोई भी हमला नहीं किया है, ये जो हो रहा है ये इजराइल की अपनी फैलाई गई एक प्रोपोगेंडा की कहानी है और इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन फिर कल रात में हमास ने एक बयान दिया है और इस बयान में हमास ने अपने मुंह से कबूला है कि हाँ, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने हमला किया था, हमने उनसे बातचीत की, हमने पता किया तो पता चला कि हाँ ये गलती हमसे ही हुई है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी हमास ने बताई वो कहानी काफ़ी जेन्युइन है। हमास का कहना है कि इजराइल के हमले में हमारे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, कई सारे हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी तबाह हो गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही लड़ाकों से बातचीत नहीं कर पाते। रफा के अंदर हमारे कुछ लड़ाके टनल के अंदर छुपे हुए थे,
वो 3 महीने से वहां घात लगाए बैठे थे। यानी 3 महीने से उनको कुछ पता ही नहीं है कि असल दुनिया में चल क्या रहा। उनको ये भी नहीं पता था कि सीज फायर हो गया। इस वजह से 3 महीने बाद जब रफा के अंदर उनको मौका दिखा, वो अपने एक तरह से कहें तो सुरंगों से बाहर आए और उनको दिखा कि कुछ आईडीएफ के जवान हैं, तो उनका जो मकसद था कि आईडीएफ के जवान जहां दिखे उनको मार दो, तो उन्होंने फिर गोली चला दी। उनको पता ही नहीं था कि सीज फायर हो चुका है और अब हमला नहीं करना। तो हमास ने साफ तौर पे कहा कि भाई 3 महीने से हमारे उन लड़ाकू से संबंध हमारा नहीं है, इस वजह से हमला हुआ। लेकिन अगर साफ तौर पे देखा जाए तो इतना कह के हमास अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कल को फिर नेतन्याहू कह दे कि भाई हमारे जो सैनिक थे जो हमला कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि सीज फायर हो गया, उनसे हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो देखिए ऐसे काम नहीं चलता। भले ही आपको मेरी बात आज बुरी लग जाए, लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आप किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने हर एक नागरिक से, हर एक आदमी से, हर एक सोल्जर से, हर एक फाइटर से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें जो आज हुई ये होती रहेंगी। खैर, ये अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। लेकिन इसी के बाद फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इस एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं इसकी कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन हाँ आईडीएफ ने खुद इसके विजुअल्स लॉन्च कर दिए। बेतलैया में एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक में ठीक ठाक नुकसान फिलिस्तीनियों को हुआ है। और सबसे ताजुब की बात आप सोचिए कि अभी कल भी हमला हुआ था और उस हमले में कहा गया था इजराइल द्वारा कि इसके बाद सीज फायर रद्द अमल में आ जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि चल क्या रहा है इनके अंदर। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया भाई साहब कंफ्यूज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि तीसरी बार लड़ोगे चुनाव? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हाँ। अब इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ता है, यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर चुनाव जीत गया तो फिर क्या होगा? आप समझ रहे हैं क्या होगा? पूरी दुनिया में फिर से अशांति छा जाएगी। वो बात अलग की है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जिसकी बदौलत वो चुनाव जीत भी जाएगा। कैसे? अब आपको कुछ डिटेल बता देता हूं। भले ही ये आपके लिए ऑफ द टॉपिक बात हो, लेकिन इस चीज को जब तक आप नहीं जानेंगे, यकीन मानिए आप अपने देश से भी प्यार नहीं करते। क्यों? आपको समझाता हूं। आप डोनाल्ड ट्रंप को गाली देते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में आदमी अशांति लाता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में कभी इजराइल के हक की बात करने लगता है, कभी कुछ और करने लगता है, कभी पाकिस्तान के लिए कूद पड़ता है, कभी टैरिफ लगा देता है, कभी सेंसस लगा देता है, कभी कहता है कि हम इस देश से व्यापार बंद कर देंगे। तो भाई पूरी दुनिया को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से अमेरिका को ठीक ठाक नुकसान हो रहा। लेकिन अब आपको एक अपडेट देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस समय साउथ कोरिया के दौरे पे है। उस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा वहां के जो प्रेसिडेंट ली जी हैं उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक सोने का ताज प्रेजेंट किया। सोने का ताज प्रेजेंट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो ली जी हैं उनके बीच बातचीत हुई। और बातचीत के दौरान ज्यादा नहीं, 350 बिलियन डॉलर की एक डील हुई है। इसमें से 150 तो ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी होगी। 350 बिलियन डॉलर की ये डील हुई है और इस डील में अब अमेरिका और जो साउथ कोरिया है ये दोनों 350 बिलियन डॉलर की डील करके एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। और साथ ही अब एक नया कांड डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया में जाके कहा कि वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मतलब वही जो किम जोंग उन साहब हैं, जो पुतिन के बड़े अच्छे दोस्त माने जाते हैं, इन दोनों के बीच ताल्लुकात बढ़िया करा के सीज फायर कराने का काम करवाएंगे। यानी जो भी विरोध हैं, दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं, अब समझौता करवाएंगे। अब सोच के देखिए कि आप ट्रंप को गाली दे रहे हैं, आप कुछ भी कर ले, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ट्रंप दौरे पे गया, उसने अपने देश के लिए क्या किया? 350 बिलियन डॉलर की एक डील कर दी। ट्रंप यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा हुआ, रसिया से दुश्मनी ली। क्या फायदा किया अपने देश का कि कह दिया कि सारे हथियार तुम हमसे खरीदोगे, हमको ही अपने तुम रेयर अर्थ मिनरल दोगे। तो अब देखिए वो आदमी अपने देश के लिए तो कुछ ना कुछ कर रहा है, भले ही पूरी दुनिया को परेशान करे। हमारे आसपास के क्या है, आप भारत का देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए, ये भाई सब घूमते हैं। ये एक फूटी कौड़ी अपने देश का फायदा नहीं कर सकते। एक फूटी कौड़ी कहीं भी जाए ये कोई ऐसा डील नहीं ला सकते, ऐसी डील नहीं ला सकते। ये क्या लाएंगे? भाई हम राफेल ला रहे हैं, भाई अब फाइटर जेट ला रहे हैं। भाई फाइटर जेट से आम जनमानस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, हम क्या लाएंगे? हम राफेल, हम तेजस, और हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, F-50, F-35, यही सब ना।
डील कौन सी आती है, कौन सी बड़ी कंपनी आती है? भारत में तो आ भी जाती है, उधर कौन सी आती है? खैर, पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको 2-3 खबरें पाकिस्तान की बता देता हूँ, फिर उसके बाद गाजा की खबरों का रुख करेंगे। पाकिस्तान में इस समय बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान इस समय समझ ही नहीं पा रहा कि वो अमेरिका का सगा हो जाए या फिर मुस्लिम वर्ल्ड का। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप जानिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई है वो अब जग जाहिर है। इस लड़ाई को ऐसा नहीं कि कोई छुपी बात है, क्यों लड़ाई हो रही है वो भी आपको पता है। दोनों ही देशों के अंदर, सच बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी आतंकवादी छुपे बैठे हैं और असल में लड़ाई आतंकवादियों को शरण देने की है। कई सारे, जैसे टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में जाके बैठ गया। इसने पाकिस्तान में बच्चों को कितना मारा आपको पता होगा, कितने मस्जिदों को शहीद कर दिया आपको पता होगा। इधर पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और तमाम बड़े बड़े वो, तो इन दोनों ने पहले आतंकवाद को पाला और अब एक दूसरे के ऊपर ही सिया सुन्नी के नाम पे, धर्म के नाम पे, मत के नाम पे, मजाक के नाम पे एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। अब दोनों को ही मिर्चा लग रहा। अब मिर्च लग रही वो बात अलग की है, अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ईरान जैसे देश हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड एक रहे और एक होने के बाद अमेरिका के आगे घुटने ना टेकना पड़े, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। मामला क्या, आप डिटेल में समझो। दरअसल जो ईरान था वो तेल बेचता था अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका का जस्ट एंटी है। तेल बेचते समय ईरान ने कहा था कि भाई पाकिस्तान के रास्ते हमारा तेल जाएगा और अफगानिस्तान में ज़्यादातर जो तेल है, ज़्यादातर जो फॉरेन व्यापार है वो पाकिस्तान के रास्ते ही जाता था। लेकिन जब दोनों देशों के बीच झड़प शुरू हो गई तो फिर वो रास्ता बंद। अब ईरान क्या करे भाई, उसको तो तेल भेजना था। तब ईरान ने पहली बार ट्रेन के रास्ते से पहली बार अफगानिस्तान में तेल भेजा है। तो जिस रास्ते के दम पे अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान उड़ रहा था, उस रास्ते का ध्वंस खत्म हो गया। दूसरी बात, यहां पे ईरान नाराज हो गया कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे लिए हमने इतनी चीजें की, तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया से लड़ते हैं, हम कहते हैं कि मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुमने हमारे तेल को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। ठीक है बेटा, पड़ेगी गर्ज तुमको समझा देंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बेगैरत है। इसका एक और सगुफा आपने सुना होगा कि एक हमारी पायलट जो राफेल उड़ा रही थी, पहले तो इन्होंने कहा कि हमने राफेल गिरा दी। चलो भाई, हमने मान लिया कि गिर गए होंगे, लड़ाइयों में तो कैजुअल्टी होती है। आप एक चींटी से भी लड़े तो मरते मरते चींटी आपको काट लेगी, सूजन तो तब भी आपको आ जाएगी। खैर, वो बात की बात है। इन्होंने कहा कि हमने एक राफेल गिरा दिया और उस राफेल को एक महिला पायलट उड़ा रही थी जिनका नाम था शिवांगी सिंह। ये बयान जब इन्होंने दिया तो भारत ने कहा कि भाई देखो, हमारी कोई भी महिला पायलट पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान तो भाई कोई जंग जीते ना जीते, मीम्स वार में गजब जीतते हैं ये सोशल मीडिया पे गजब जीतते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे पास है यार, एक फर्जी वीडियो दिखा दिया। अब सबसे ताजू की बात ये है कि उस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भाई साहब जाती हैं राफेल के पास। उनका अपना मन था, ये एक सैनिक प्रोटोकॉल होता है कि भाई हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर आर्मी के पास ना जाए तो आर्मी का मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो ये जब राफेल के पास गई तो इनके बगल में कौन खड़ा था, शिवांगी सिंह। आप तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पाकिस्तान यहां से भी बेनकाब हो गया कि किस हिसाब से ये झूठ बोल के पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता। बहरहाल इस समय अफगानिस्तान का बड़ा बयान, बड़ी धमकी निकल के सामने आई है कि अगर दोबारा काबुल की तरफ पाकिस्तान ने हमला किया तो हम सीधा इस्लामाबाद को उड़ा देंगे। वही सोच, वही धमकी। अब लड़ लो तुम जितना लड़ पाओ। खैर, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने है रशिया से। रशिया ने एक ऐसा फिर से हथियार बना लिया जिसके बाद अब अमेरिका, इजराइल और उसके आसपास के जितने दोस्त देश हैं सबकी फट गई है। क्यों? अभी रशिया ने एक न्यूक्लियर बनाया, एक मिसाइल बनाई जो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। नो रेंज लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, चलती रहेगी, न्यूक्लियर पावर्ड है। अब इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया। आप सोचिए ड्रोन को आप क्या समझते हैं? ड्रोन मतलब पानी पड़ेगा, खराब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं, इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बना लिया जो बाकायदा न्यूक्लियर भी चलेगा उससे, और ये ड्रोन पानी के अंदर से आएगा। आप सोच के देखिए कि पानी के अंदर ड्रोन चल रहा है। पहली बार आपने टेक्नोलॉजी सुनी होगी कि पानी के अंदर ड्रोन चल रहा है। इससे पहले ड्रोन कहाँ चलते थे? हवा में, पानी में, क्या सबमरीन। लेकिन अब रशिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि भाई साहब पानी के अंदर से ड्रोन। आप सोचिए कब अमेरिका के करीब पहुंच जाएगा वो ड्रोन, अमेरिका को पता नहीं, क्योंकि ड्रोन तो छोटा है। कौन से रडार पे आएगा ये ड्रोन? खोज लो। और स्पीड इतनी कि पूरी दुनिया कंफ्यूज। खैर,
ये भी अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन की बात है। लेकिन अब गजा की खबरों का रुख करते हैं। गजा में जो सूरत हाल है वो बद से बदतर हैं और आप यकीन मानिए एज ए न्यूज़ एंकर आज मैं आपके सामने प्रखर राजपूत ये भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाला टाइम और मुश्किल होगा। क्यों? दो चीज़ें आपको बताता हूँ। पहला कि अभी से ही किचकिच चालू हो गई, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, वो तो बात की बात है। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी पहला फेज चल रहा है जिसमें बंदूकों का आदान प्रदान होगा, जिसमें डेड बॉडी शेयर करनी है, उसमें ही इतना बवाल है। सेकंड फेज तो ऐसा है कि जो हमास को एक्सेप्ट ही नहीं है, हमास ने उस शर्त को एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो शर्त है हथियार छोड़ना। बाकायदा पाकिस्तान अपनी 20,000 आर्मी को भेज रहा है कि जाके हमास का हथियार छुड़वाओ। अब अगर हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान या फिर जितने देश वहाँ पे तैनात होंगे वो क्या करेंगे? वो हथियार छुड़वाने के लिए हमास से लड़ाई लड़ेंगे। तो जो काम इजराइल कर रहा है वही काम ये करेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं करेंगे और हमास का तो भाई अपना जिद है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, तो इजराइल फिर से हमले कंडक्ट कर देगा। ये तो सीज फायर की शर्तों में एक भाई, अगर सारी चीज़ें हमास को एक्सेप्टेबल हैं तो सीज फायर चलेगा, अदरवाइज नॉट। तो आप अभी जो सीज फायर में थोड़ा सा ब्रीच हुआ उसको लेके बड़े परेशान हैं। यकीन मानिए आने वाला टाइम और मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, और ये बात मैंने कोई हवा में नहीं बोली है। जिस हिसाब से इजराइल लगातार एग्रेसिव ग्रुप अपना रहा, जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक कर रहा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी आने वाले टाइम में, और ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले कि आज खबरों को समाप्त करूं, एक सवाल है। एक ऑप्शन आया दिमाग में कि भैया 2 वीडियो इजराइल फिलिस्तीन डाल दूं और एक भारत की खबरें डाल दूं, और उसमें कुछ दुनिया भर की खबरें हैं, या फिर केवल 2 वीडियो डालूं इजराइल फिलिस्तीन की। तो जैसा आप चाहें, आपके कमेंट आप कर दें, उस हिसाब से मैं काम करूंगा। क्योंकि हमारी टीम भी मेहनत करती है और आप लोग सपोर्ट यूं ही करते नहीं। बाकी तो क्या कहा जाए, सब ऊपर वाला मालिक है। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करें।